हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा था। और ये टॉपिक है क्या कि लुधियाना गैस लीक जो ट्रेजिडी हुई थी पिछले कुछ टाइम से, तो उसमें क्या हुआ था, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि लगभग 11 लोगों की उसमें लुधियाना गैस लीक ट्रेजिडी में डेथ हो गई थी। तो उससे रिलेटेड एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं। और गैस लीक ट्रेजिडी से रिलेटेड इंडिया के अंदर क्या रूल्स हैं या क्या जो है लेजिस्लेचर है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने अपने आप ऑर्डर दिए हैं जिसको हम बोलते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी या कोई वकील जाके उन्हें ना बताए कि मीडिया की कवरिंग को देख के या किसी भी और अपने आप वो जब न्यूज़ देखते हैं अपने चारों तरफ कि ये कुछ मुद्दा है बहुत ज्यादा उठा हुआ है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, टाइम तो अपने आप जो उनका यू कैन से जो एक्शन वो लेते हैं उसको हम बोलते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस। और ये क्या लिया, एनजीटी ने लिया। और क्यों लिया है, क्योंकि मीडिया में ये रिपोर्ट जो है बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी। उन्हीं को आधार बना के एनजीटी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने एनजीटी ने इसमें क्या किया है, उन्होंने 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई है। कौन सी? फैक्ट फाइंडिंग इन द सेंस, उन्होंने 8 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई कि ये जो लुधियाना गैस ट्रेजिडी हुई है इसके पीछे के क्या रीजंस हैं। तो ये जो ट्रेजिडी हुई थी इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लुधियाना के अंदर एक जो एरिया है उस एरिया का नाम क्या है? गैसपुर। या गैसपुर जो है, वहां पे क्या हुआ था, एक गैस लीक हुई थी। उस गैस लीक की वजह से 11 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि पुलिस का अंदाजा ये था कि ये जो डेथ हुई है इन 11 लोगों की, कहीं ना कहीं ये पॉइजनस गैस की वजह से हुई है। और ये हुआ क्यों था, वहां पे लोकेलिटी के अंदर एक मेन होल था। मेन होल मीन्स की सीवरेज सिस्टम था या सीवरेज था। और उस सीवरेज का जो यू कैन से ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं पार्शियली ओपन या फिर फुली ओपन थी। और वहां से पुलिस का मानना ये था कि उस सीवरेज की ओपनिंग पार्शियली ओपन होने की वजह से वहां पे जो ये पॉइजनस गैस है इस कांटेक्ट में पर्सन्स आए और इनकी डेथ हो गई। ये जो हुई थी इंक्वायरी जो भी हुई, ये ये जो इंक्वायरी थी ये चल ही रही थी इस लीक पे कि ये जो अटॉप्सी हुई थी उन जो 11 ये डेथ पर्सन्स थे, इनकी जब अटॉप्सी हुई उस डेथ उसमें भी ये सजेस्ट किया गया कि इनकी जो डेथ है वो कोई ना कोई पॉइजनस चीज को इनहेल करने की वजह से हुई है। फर्दर जब इसमें देखा गया तो वो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अंदाजा लगाया कि मेनली ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो हम बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से हुई होगी। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या है, ये एक न्यूरोटॉक्सिक है। क्या है? न्यूरोटॉक्सिक। तो माना जा रहा था, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो राय थी इसमें यही थी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की इनहेलेशन की वजह से उनको टॉक्सिसिटी हुई। वहां पे कुछ और एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जो अपनी राय दी उन्होंने ये बोला कि ये जो सीवरेज सिस्टम था जहां से ये गैस लीक हुई है, गैस का मेनली वहां जो बनने का वो जो रीजन था वो ये था कि कहीं ना कहीं से एसिडिक जो वेस्ट है, दो टाइप के वेस्ट होते हैं आपके, बेसिक वेस्ट और एक एसिडिक वेस्ट। तो माना जा रहा था ये जो गैसेस, पॉइजनस गैसेस वहां पे लीक हुई है, ये सीवरेज सिस्टम में एसिडिक वेस्ट को डिस्पोज करने की वजह से हुई है। कि जो एसिडिक वेस्ट वहां पे सीवरेज सिस्टम में इन्होंने डाला। आपको पता है सीवेज सिस्टम में क्या होता है, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है बट कम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है मेनली। और सबसे मेजर क्वांटिटी में मीथेन होती है, C2H4। तो ये माना जा रहा था ये जो एसिडिक वेस्ट है ये जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के साथ रिएक्ट किया तो इन्होंने यहाँ अपनी रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस की। और आपको बता दूं कि एसिडिक जो नेचर है उसमें एसिडिक वेस्ट में आप ये भी मान सकते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2SO4, जिसको हम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मान मतलब कि माना जाता है कि ये किंग ऑफ एसिड है, सबसे ज्यादा एसिडिक। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड या इससे रिलेटेड कोई ऐसा एसिड जो उस सीवरेज में डिस्पोज ऑफ किया गया। और जैसे ही वो सीवरेज में डिस्पोज किया वो अपने कंपोनेंट्स में टूटा और उसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ रिएक्ट करके बहुत ही ज्यादा पॉइजनस सर्कमस्टांसेस जो है वहां पे क्रिएट कर दिए।
बात कर रहे हैं गैस लीक की, तो जैसे कि हमने पहले देखा कि पुलिस रिपोर्ट्स में या जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि मेनली जो डेथ हुई थी वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हुई थी। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या है, एक न्यूरोटॉक्सिक गैस है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं ये क्या होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ऐसे टॉक्सिन्स जो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को डैमेज करे। तो ऐसे टॉक्सिन्स या ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स है ये क्या करते हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं, आपको पता होगा, आपने अगर 9th तक किसी ने भी बायो पढ़ी है तो आपको पता होगा ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं हमारे ब्रेन से और बॉडी पार्ट तक और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन केमिकल्स होते हैं ये इन्हीं न्यूरॉन सेल्स को डैमेज कर देते हैं। डैमेज अगर ये न्यूरॉन सेल्स हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये मैसेज को कैरी नहीं करेंगी। सिग्नल का जो प्रोसेसिंग है हमारे ब्रेन में या बॉडी पार्ट्स में वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा और इसी वजह से ये डेथ का कारण भी बन जाते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन, अगर गैस की बात करें तो इनमें मेनली जो है आपकी मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कुछ कॉमन न्यूरोटॉक्सिक गैसेस है। इसके साथ साथ जो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनकी एक क्वालिटी क्या है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो ऐसी गैसेस है कि इनमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है, ऑडरलेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रूम में बैठे हो और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लीकेज हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वहां पे कोई स्मेल होगी ही नहीं। ये डेथ होती क्यों है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारा जो ह्यूमन का ब्लड है, हमारा ब्लड ही हमारे पूरी बॉडी पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल ये हेड है, ये टो है, हेड टू टो जो ब्लड है वही वो ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। इसकी एक और क्वालिटी होती है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है ना, फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन पहले जाके कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच करता है, तो ये हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्कुलेट कर देगा। तो इसकी स्मेल तो कुछ आ नहीं रही है तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी डेथ भी हो जाएगी। लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फेट है इसमें से एक बड़ी तेज स्मेल आती है अगर ये हायर कंसंट्रेशंस में हो। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो एक तो न्यूरोटॉक्सिक है, दूसरी इसमें से स्मेल भी आती है, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होती है, काफी हार्मफुल होती है। अब ये जो आप हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये इतनी टॉक्सिक मानी जा रही है कि अगर आप कहीं बैठे हो और आपने एक सांस भी पूरी हाइड्रोजन सल्फाइड की ले ली, फॉर एग्जाम्पल अगर जब आप सांस ले रहे हो तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड एक बार में ही आपने अगर सांस में ले ली तो वो भी ह्यूमन बींग्स की जो डेथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ये तो बात हुई थी ग्यासपुर से रिलेटेड जो मतलब कि वहां क्या रीजन थे, क्यों हुआ सब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अगर केमिकल से रिलेटेड कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या उससे ऐसे डिजास्टर हो ही ना, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस है। ये रेगुलेशंस हमेशा से तो थे नहीं, मेनली ये कब न्यूज में आए जब हमारे देश में 8 फॉर एग्जांपल ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। इट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट ईयर भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही ये जो डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर से रिलेटेड जो लॉज हैं वो ज्यादा न्यूज में आए और यही एक ओनली लॉ है जो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है ऐसे डिजास्टर्स को। लेकिन इस लॉ के बाद में कई ऐसे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के या फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को ध्यान में रखते हुए काफी लॉज और भी बने हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका ये तो सेम ही है, जैसे ये 1860 में आया था, उसके बाद में भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985 में, क्योंकि 1984 में आई थिंक ये भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी हुई थी। तो इस लॉ के अगर क्या हुआ था, इस लॉ ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंटर को ये पावर्स दे दी थी कि इससे रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी ट्रेजेडी होती है तो जो क्लेम्स होंगे, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए क्लेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, वो सिक्योर करेगी विक्टिम्स के लिए क्लेम। इसी एक्ट थ्रू ये भी माना गया कि ऐसे कोई भी क्लेम है उनको बहुत ज्यादा
जल्दी मतलब जल्दी और इक्विटेबली सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ट्रेजेडी हो गई है, 30 साल तक उनको क्लेम ही नहीं मिल पा रहा है, बंदा ही निपट जा रहा है। तो मतलब कि ऐसी अगर कोई ट्रेजेडी हुई है केमिकल से रिलेटेड उसकी क्लेम्स है, उनसे रिगार्डिंग जो इंक्वायरीज है वो जल्दी हो और क्लेम जो है उन ह्यूमन बींग्स को मतलब कि विक्टिम्स को जल्दी मिले और इक्वली भी मिले। नेक्स्ट था आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के थ्रू इसने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि कोई भी अगर एनवायरनमेंट है कहीं पे भी उस एनवायरनमेंट की इंप्रूवमेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने हैं, और वहां पे अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगी हुई है तो उस इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए भी स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ताकि वो एनवायरनमेंट को नेगेटिवली जो है वो हार्म ना करे। नेक्स्ट था आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इसमें क्या था कि इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट है उसने ये देखा कि कहीं पे भी अगर कोई हैंडल इनको हैजार्ड को अगर कोई हैंडल कर रहा है तो उन ह्यूमन बींग्स को अगर वहां पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई मजदूर है वो हैंडलिंग कर रहा है हैजार्डस केमिकल की, तो अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी मतलब कि वो जो कंपनी है जहाँ पे वो यू कैन से जो इंसिडेंट है वो हुआ है। नेक्स्ट था आपका हैजार्डस मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 1989। इसमें क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई करें कि मेजर जो एक्सीडेंट है वो मतलब कि क्या हो सकते हैं, मतलब कि मेजर कौन से हजार्ड्स है जो एक्सीडेंट कॉज कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं वो ले सकते हैं। और ये सब उन्हें कुछ आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेजर कर रहे हैं, उनको एक रिपोर्ट भी डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी है उसको सबमिट करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो रूल था वो था मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रूल एक्ट 1989। इसमें क्या बोला कि जो इंपोर्टर्स हैं जो ऐसे हैजार्डस केमिकल का इंपोर्ट करते हैं उनको जो कंप्लीट जो प्रोडक्ट सेफ्टी है वो उनको ध्यान में रख के ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट था केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स 1996। इस रूल ने सेंट्रल गवर्नमेंट इस रूल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूट किया एक सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप, जिसमें ये ध्यान में रखा कि अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो वहां पे जो अलर्ट सिस्टम है, क्विक रिस्पॉन्स हो वहां पे, और वहां के जो मतलब कि इम्पैक्टेड जो वहां पे और ह्यूमन बींग्स हैं उनको जल्दी से यू कैन से हेल्प दी जा सके। तो और ये जो सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप है, हर स्टेट को ऐसा सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप जो है वो सेटअप करना है, और उसकी जो रिपोर्ट है उसकी मतलब वो जो काम कर रहा है उसकी भी एक पूरी रिपोर्ट है उस स्टेट को प्रिपेयर करनी है। हमने पढ़ा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस या संज्ञान लिया लुधियाना गैस ट्रेजेडी में, और ये सब कुछ हमने इतने सारे एक्ट्स जो है हमने पढ़े, तो हम ये भी देख लेते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये क्या है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना था ना, तो इसके साथ ही जो इंडिया है वो थर्ड ऐसा कंट्री हो गया था वर्ल्ड में जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको उठाता है। ये वर्ल्ड में इंडिया थर्ड था, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें इंडिया जो है वो फर्स्ट था। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इंडिया ऐसा कंट्री था जिसने पहले एक एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया था। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ऐसे एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल उन्होंने भी बना रखे हैं। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसका काम क्या है मेनली, ये क्या करता है, जो इसके पास एप्लीकेशंस आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो ये फाइनली विद इन 6 मंथ अपील्स है या कोई एप्लीकेशंस है, तो 6 मंथ के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल आज अगर कोई एप्लीकेशन वहां पे फाइल हुई है या कोई अपील हुई है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर उसका जो है डिस्पोज ऑफ कर देता है उसको पूरा, उसका यू कैन से रिजल्ट जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, इसकी 5 सीट है पूरे इंडिया में, 5 सिटिंग्स हैं। मेनली तो आपकी जो दिल्ली है वहां पे आपकी प्रिंसिपल सीट है, कौन सी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग जो है वो दिल्ली है। इसके बाद में भोपाल है, पूना है, कोलकाता है, चेन्नई है, कौन सा आपका, पुणे, भोपाल, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 और सीट्स हैं जहाँ पे
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो काम करती है। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पावर क्या है, ये मेनली एक सिविल केसेस है इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरमेंट। यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्रिमिनल केसेस को ये नहीं हैंडल करता है, ये सिर्फ सिविल केसेस जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको हैंडल करता है। इसमें आपका कोई भी लीगल राइट भी हो सकता है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, यानी किसी भी लीगल राइट की एनफोर्समेंट करवानी है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, उसको भी एनजीटी हैंडल करता है। ये अपने आप मतलब कॉग्निजेंस संज्ञान ले सकता है, जैसा कि लुधियाना गैस लीक केस में इन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल कोई मुद्दा जो है वो न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ है और उस रिगार्डिंग कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो एनजीटी खुद ही उस पर एक्शन लेगा, ये मुद्दा चल रहा है, इससे रिगार्डिंग ये हमें कुछ करना चाहिए। इसका इसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है उसके साथ साथ ये क्या करता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी होती है। ये क्या करता है, ट्रिब्यूनल का काम भी करता है। क्या, कोर्ट ऑफ अपील जिसको हम करते हैं, टू हियर द अपील एज कोर्ट। ये जुरिस्डिक्शन के साथ यहाँ पे अपील की सुनवाई भी होती है, इसको ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, इसीलिए इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है जो न्यूज एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, वो ये है कि एनजीटी जो है वो किसी भी प्रोसीजर के अंडर नहीं चलता है, जो कि आपके सीपीसी 908 है उनके अंडर नहीं चलता है, लेकिन ये सिर्फ किसके अंडर काम करता है, अंडर द नेचुरल जस्टिस। ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। या कोई भी सीपीसी या सीआरपीसी का लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये नेचर की जस्टिस के अकॉर्डिंग चलता है। कोई भी ऑर्डर या डिसीजन ट्रिब्यूनल ने दे दिया है तो वो एक सिविल कोर्ट के ऑर्डर के मतलब कि बराबर माना जाएगा, यानी एन ऑर्डर डिसीजन अवार्ड ऑफ ट्रिब्यूनल इज एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। अगर फॉर एग्जांपल एनजीटी ने अपने ऑर्डर पे बोल दिया है कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो एक मतलब कि कोर्ट, सिविल कोर्ट के पैरेलल उसके ऑर्डर्स को माना जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दी लुधियाना गैस लीक ट्रेजेडी केस, और इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या जो है अपना स्टैंड लिया है। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर एंड लाइक। थैंक यू। हम्म।